और आज भारत की बात में सबसे बड़ी जो खबर है वो ये कि जो हमारा पड़ोसी है और जो दुश्मन भी है, आप अपना पड़ोसी बदल नहीं सकते, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान है, ये आसमान में जो इसके अब पैतरे हैं या मैं कहूं जो इसके गुर्गे हैं, पहले ये जो कोशिश करता था कि बॉर्डर पार से किसी ना किसी तरह सुरंग खोद के झाड़ियों में छुप कर आ जाए, फेंसिंग हो गई, वहां से नहीं आ पाता, तो अब क्या करे? मरता क्या ना करता, अपने आकाओं को गधे बेचे हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था। तो उसके बदले में अब ये जो खिलौने वाले ड्रोन लिए हैं, ये आसमान में अब नजर आने लगे हैं। ये जो संदिग्ध ड्रोन पड़ोसी पाकिस्तान की बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत है। 370 हटने के बाद एक तरफ कश्मीर में आतंक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, ये हम सब समझते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सबसे बेहतर समझते हैं। इसीलिए जहां एक तरफ वो चीन को गधे बेचकर ये ड्रोन खरीदते हैं, तो वहीं अपनी संसद में कहते हैं, और ये सुनिएगा, अपनी संसद में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान क्या कहता है? कहता है कि जो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अनुमति दी थी, उस समय की पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका को, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल थी। ये वो पाकिस्तान कह रहा है जो जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। अगर यह पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ है, तो इनका प्रधानमंत्री इमरान खान क्या कर रहा है? अपनी संसद में यह बोल रहा है, अपने ही लोगों के साथ धोखा कर रहा है। तो कैसे हिंदुस्तान या दुनिया के कोई भी देश या सरकार इसकी बात सुनेगी? ऐसे में कश्मीर, भारत का जो ये राज्य है जम्मू कश्मीर, ये भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। इसके बारे में ये पाकिस्तान को हक किसने दिया? इसीलिए ये एक बार फिर दुनिया में सुर्खियां बनाने के लिए इमरान खान, या मैं कहूं जो पाकिस्तान के ये जो बाजवा है ना, आर्मी चीफ, क्योंकि पाकिस्तान में दर्शकों एक सरकार नहीं है, कई सरकारें हैं। चीन अपनी सरकार चलाता है, अमेरिका अपनी सरकार चलाता है, मिडिल ईस्ट अपनी सरकार चलाता है, और इन सब के अलग अलग गुर्गे हैं। किसी का गुर्गा इनका प्रधानमंत्री हो सकते हैं, किसी के गुर्गे इनके आर्मी चीफ हो सकते हैं, किसी के गुर्गे इनके आईएसआई के चीफ हो सकते हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये जो ड्रोन की, ये जो खिलौने वाली ड्रोन की हास्यास्पद जो इनकी ये एक हरकत है, जो हमारे सैनिक मार गिरा रहे हैं, वो अब इनको समझना पड़ेगा। लेकिन वापस आता हूं जम्मू कश्मीर की तरफ कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन अटैक के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने कमर अपनी कस ली है। उन्हें समझ आ गया है कि ये चाहे खेल तमाशा करे, इनका खेल तमाशा भी बर्दाश्त नहीं होगा और ये ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इसकी तैयारी तेज कर दी गई है, जिसके तहत जम्मू के राजौरी को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। सुनिएगा, जम्मू के राजौरी को रेड जोन, यानी राजौरी में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी लग गई है। सिर्फ ड्रोन उड़ाने पर नहीं, ड्रोन को लेके आने पर राजौरी के जितने बॉर्डर्स हैं, चेक पॉइंट से वहां चेक होगा। अगर आप जम्मू कश्मीर में एरोप्लेन से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, आपका लगेज चेक हो सकता है। क्योंकि कई लोग शादी में, कई लोग अपने घरों में, कई लोग अपने बच्चों के लिए ये खिलौने वाली ड्रोन लेके जाते थे। लेकिन अब कुछ समय के लिए आपको और हमको सबको एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि चाहे ये खेल वाली ड्रोन ही है, पाकिस्तानी जो हमारे दुश्मन है इनके पास, जो इन्होंने गधे बेच के लिए, लेकिन उसके बाद भी हमें अपने आप को सुरक्षित करना पड़ेगा। और ड्रोन जैसे छोटे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर भी रोक अब लगानी जरूरी पड़ गई, क्योंकि पाकिस्तान इतना गिर चुका है कि बच्चों के खिलौनों को इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, ड्रोन और दूसरे छोटे जो ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी जो स्टोरेज पर भी अब बैन लगा दिया गया है। यानी पहले होता था कि इसमें एक चिप लगा दो, इसके अलावा उसकी बिक्री पर भी आप अपनी दुकानों पे रख नहीं सकते, आप दुकानों में बेच नहीं सकते, आप लेके नहीं आ सकते। जैसे मैंने आपको बताया, बसों में, एरोप्लेन में, शादियों की पार्टी में एक नया ट्रेंड हुआ था कि भाई एरियल शॉट लेंगे। आप सब ने ये शब्द सुना होगा। आप सब जाते हैं सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, फेसबुक, ट्विटर, देखते हैं कि अचानक एक शादी चल रही है, एक फंक्शन चल रहा है, अचानक एक शॉट आता है ऊपर से, वो होता है ड्रोन शॉट। लेकिन अब राजौरी और जम्मू कश्मीर में थोड़ा काबू रखना पड़ेगा, रख सकते हैं हम सब भारतीय। साथ ही फिल्म या वीडियो की जो शूटिंग है, जैसा मैं आपको बता रहा था, इसकी भी अब इजाजत लेनी होगी। कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य आप ले लीजिए, लेकिन अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, जो भी वहां पे लगता है उसको बताना पड़ेगा। तो राजौरी में तो ड्रोन पर अब पूरी तरह से बैन लग गया है। लेकिन जम्मू में एनआईए ने एयरफोर्स स्टेशन पर जो ड्रोन का हमला हुआ था ना, जिसकी जांच तेज कर दी थी, माफ कीजिएगा, जम्मू में हेलीकॉप्टर की मदद से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया। पाकिस्तान, तुम तो ड्रोन यूज करोगे,
हमें एक छोटी सी चीज के लिए भी हमारे पास 10 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा पुलिस भी घर घर जाके तलाशी ले रही है, घर घर जाकर, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कह दिया, जो भी है इसके पीछे एक शब्द होता है ओवरग्राउंड हेल्पर्स, जो कि जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो सरहद पार से ये जो अपने आतंकी आते हैं, इनको कई लोग हैं जो घर के भेदी लंका ढाई टाइप हैं, ये बैठे हुए हैं, जब कोई वहां से आतंकी आता है उनकी मदद, तो इनको भी ढूंढ निकाल रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के जितने भी इलाके हैं, 15 से 16 किलोमीटर के मुझे बताया गया है हमारे सूत्रों के अनुसार, वहां जोर शोर से यह अभियान इस समय जारी है और चलाया जा रहा है। लगातार जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए इस हमले के तार खंगालने में लगी है पुलिस, NIA, NSG की टीम। इसके पीछे पाकिस्तान की क्या साजिश है, यह भी हम आपको आज बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि यह ड्रोन होता क्या है। आपको सब कुछ समझाया, कहां बैन हुआ, रजौरी नहीं जा सकता, जम्मू कश्मीर नहीं जा सकता, लेकिन दरअसल जो ड्रोन एक तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, जिसे आमतौर पर उड़न खटोला जिसे कहते थे ना, जब हम रामायण देखते थे तो उड़न खटोला, उसी तरीके का नया उड़न खटोला है ये। छोटे से लेकर बड़ा तक आता है, 1000 रुपए से लेके और करोड़ों रुपए तक का आता है। दर्शकों, 1000 रुपए से लेके और 1 करोड़ रुपए तक का आता है। वो 1000 रुपए वाला मिलता है जब पाकिस्तानी अपने गधे बेचते हैं चीन को, और करोड़ वाला मिलता है जब आप टर्की, इजराइल, US या इंडिया में रहते हैं। उसके लिए दिमाग चाहिए होता है, गधे नहीं। और ये जो होता है ना, इसे UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, क्योंकि इसमें कोई बैठ नहीं सकता, ना इसमें किसी को बिठाने का मतलब होता है, बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसे बिना इंसान के हवा में उड़ने वाली चीज भी कहा जाता है। गांव गोट में इसे कहते हैं, अरे जा रहा जी उड़न खटोला। तो ये क्या है? इसे बैठकर रिमोट कंट्रोल के जरिए कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। यानी अगर मैं यहां बैठा हूं और अगर ये मैं कहूं ये मेरा फोन है, इस फोन में भी आजकल ऐसा है, एक ड्रोन उड़ेगी यहां से और मैं अपने फोन से कंट्रोल कर लूंगा। उसमें एक छोटा सा कैमरा लगा होगा, मैं अपने फोन में देखता रहूंगा, आप अपने फोन में देखते रहिए, वो ड्रोन उड़ जाएगी 100 फीट 150 फीट ऊपर। जितने गधे दिए हैं इन पाकिस्तानियों ने, उसके बदले में जितनी अच्छी इन्हें मिली है, और फिर आप देख सकते हैं। वैसे तो ड्रोन को अलग अलग तरह के होते हैं, ये अलग अलग, जैसे मैंने कहा, अलग अलग साइज के, लेकिन मुख्य तौर में दो तरीके के ड्रोन का ही इस्तेमाल किया जाता है, खासकर ऐसे आतंकिस्तान के देशों के द्वारा। एक होता है क्वाड्राकॉप्टर और दूसरा होता है वीटॉल। सबसे पहले बात क्वाड्राकॉप्टर की करते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना सब स्क्रीन पे, ये क्वाड्राकॉप्टर होता है जिसमें 4 पंखे लगे होते हैं, छोटे छोटे साइज के हिसाब से। दोबारा जितना बड़ा होगा उसको ये फिर साइंस आ जाती है, फिर आप बोलेंगे साइंस समझाने लगा, लेकिन वो जितना बड़ा ड्रोन है उसको उठाने के लिए उतने बड़े आपको पंखे चाहिए। तो ड्रोन का आमतौर से सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही इन दोनों ड्रोन का होता है। इसमें 4 रोटर होते हैं, 4 पंखे होते हैं। क्वाड्राकॉप्टर ड्रोन ही डिलीवरी, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि आजकल आपको अगर होम डिलीवरी करनी है, कोविड चल रहा है, तो आदमी आते थे पहले घर पे देने, अब ये आता है भैया, मशीन आती है हवा से उड़ती हुई, गडर आई, दरवाजे पर रख गई और चली गई। अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ईस्टर्न यूरोप, रशिया, चाइना तक में इसका इस्तेमाल हो रहा है। और वही डिलीवरी वाली ड्रोन ये पाकिस्तान को देते हैं गधे के बदले में। और शूटिंग में भी सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। ऐसे समझ लीजिए कि ये एक तरह का खिलौना है, लेकिन आतंकी इन खिलौनों को दहशत का हथियार बनाने में लगे हैं। यही तो है इस पाकिस्तान की गिरी हुई हरकत कि बच्चों का खिलौना, जिस तकनीक का इस्तेमाल लोगों को कोविड से बचाने के लिए होना चाहिए, ये समझिए आप, ये तकनीक बनी। इस तकनीक को और ज्यादा इसको और ज्यादा बेहतर किया गया। इसके अंदर वजन डालने की गई कि अगर बड़ी बड़ी जो होम डिलीवरी कंपनियां हैं, आपको अगर मोबाइल फोन चाहिए, आपको घर में ब्रेड चाहिए, अंडे चाहिए, तो 4-5 किलो तक उठा पाए। लेकिन ये आतंकिस्तान ये भी नहीं चाहता। ये इस टेक्नोलॉजी का, क्वाड्राकॉप्टर को यूज करता है बम फेंकने के लिए। AK-47 25 किलो तक ये क्वाड्राकॉप्टर वजन उठा सकता है, 25 किलो तक। मैं तो सिर्फ ब्रेड और अंडे कह रहा था। ऐसे में आतंकी इन्हीं क्वाड्राकॉप्टर ड्रोन में विस्फोटक लगाकर इन्हें सरहद के उस पार से, या तो रिमोट जैसे मैंने आपको समझाया, या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए, आजकल GPS से रेडियो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करके एम मारा, टारगेट सेट करके बाहर कर देते हैं। लेकिन अब इनके खिलाफ भी हमारी तकनीक है, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। लेकिन पहले दूसरे तरीके की ये जो ड्रोन होती है, इसे कहते हैं वीटॉल,
TOL, जिसका मतलब होता है वर्टिकल यानी ऊपर, टेक ऑफ और लैंडिंग। इसके लिए जैसे आपने मतलब हेलीकॉप्टर को देखा, प्लेन उड़ता है, दूर से आएगा, पीछे से आएगा, यूं उड़ के जाएगा। हेलीकॉप्टर ये वर्टिकल उड़ता है, तो इसको ये है VTOL, वर्टिकल। और ये हमारे स्क्रीन पे ये उड़ रहा है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की। ये वाला जो है ये नहीं है VTOL, जिसके पंख हैं ये प्लेन की तरह है, इसको टेक ऑफ कराना पड़ता है, ये नहीं है VTOL। जो क्वाड्राकॉप्टर और जो दूसरे तरीके का होता है जिसको वर्चुअल आप उठाते हैं, VTOL, जिसको आप वर्चुअल उठाते हैं, वर्टिकल, माफ कीजिएगा वर्चुअल नहीं वर्टिकल, यानी हेलीकॉप्टर की तरह जो उड़ता है, जिसको प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, वो होता है VTOL। इसको भी बहुत ज्यादा ये जो आतंकिस्तान के ये जो है ना, ये जो इनके फिसड्डी जो बैठे हुए हैं वहां से, अब इनमें हिम्मत नहीं है भारतीय सैनिकों से लड़ने की, और अब इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये जो बेचारों को बहला फुसला के, जैसे हिंदुस्तान में भी चल रहा है ना धर्मांतरण, वहां पर उनको बहला फुसला के बोलते हैं पता नहीं क्या मिल जाएगा, जाओ लोगों को मारो। इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। आमतौर से ये जो ड्रोन निगरानी यानी सर्वेलेंस वाली ड्रोन, इसको सर्वेलेंस में इस्तेमाल करते हैं बड़े बड़े देश, तुर्की करता है, इजराइल करता है, दूसरे देशों पर निगरानी से लेकर कई देशों की सेनाएं भी इसी तरह की ड्रोनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था। लेकिन अब आप देखिए कि कैसे, अब आप देखिए कि कैसे ये आतंकी एक सामान डिलीवर करने वाली चीज का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जम्मू में अब तक 4 बार सरहद पार से आए ड्रोन दिखाई दे चुके हैं। सबसे पहले शनिवार रात जम्मू एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ, जम्मू एयरबेस पर। इसके बाद रविवार की रात को भी जम्मू के कालूचक मिलिट्री बेस पर ड्रोन नजर आता है, ड्रोन नजर आता है, ये देखिए। फिर सोमवार देर रात सुंजवान मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध ड्रोन दिखता है। ये देखिए, ये जो मेरी पूरी टीम ने, जो हमारी रिपब्लिक मीडिया की टीम ने, नवीन जी और उनकी पूरी टीम ने ये जो बनाया उसको देखिए आप, नवीन अमान सब ने ये जो बनाया देखिए, एक एक तरीके से। पाक का ड्रोन टेरर ये है, 4 जगहों में दिखाई दिया है ये, और ये बहुत मेहनत करके हमारी टीम आपके लिए बनाती है ताकि आपको समझ आए। और आज भी जम्मू के मीरा साहिब में इन ड्रोनों को देखा गया है, आज भी इनको समझा दिया कि गधे बेच के चीन से ये देखिए ये आया मीरा साहिब। तो ये है, इस तरह से पिछले 4 दिनों में 4 बार ये ड्रोन दिखाई दिए। इसका पीछा क्या है, ऐसी नौबत क्यों आई है, ये पाकिस्तान इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो गया, इतना डेस्परेट क्यों हो गया कि ये बच्चों के खेल वाली ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। आप बताते हैं पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल कर आतंक फैलाने में लगा है। ये तो भैया ऐसी चीज है कि बच्चों की किताबों में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हर जगह। अमेरिका को भी पता है, अमेरिका में पढ़ने वाले 4th क्लास के बच्चे को भी पता है कि इस दुनिया में अगर कोई एक ऐसा देश है जो आतंक के बल पे अपनी इकोनॉमी, अपने देश को चलाना चाहता है, वो पाकिस्तान है। वहां की खुद की जनता उनके राजनेताओं से परेशान है। इस दौरान बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में, सोचिएगा, पाकिस्तान यानी पंजाब राजस्थान वाला बॉर्डर, जम्मू कश्मीर वाला, वहां से सीधा इंडो नेपाल बॉर्डर, दूसरी तरफ इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात SSB के जवानों ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। दर्शकों, SSB के हमारे बहादुर जवानों ने इन तस्करों के पास से 8 ड्रोन बरामद किए। 8 ड्रोन, 5 और 3, 8 ड्रोन। और ये 8 ड्रोन कहां के बने हुए हैं, आप सोचिए, कहां के बने हो सकते हैं ड्रोन? मेड इन चाइना। 8 ड्रोन और उस कार को भी जब्त कर लिया है SSB ने। जो ड्रोन जब्त किए गए हैं वो चीन में, जैसे मैंने आपको बताया DJI-2 कंपनी है कोई, चीन में तो पता नहीं कौन सी कंपनी क्या बनाती है, दुनिया भर की फेक चीजें वहां बनती हैं। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है SSB ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया है। लगातार बढ़ रही है ये ड्रोन से जुड़ी हुई ये जो एक्टिविटी है। एक बात तो साफ है, और ये अब बात है कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेज है, हमारी आर्मी है, BSF है, SSB है, CISF है, CRPF है, इन सबको अब ड्रोन से निपटने में अपने मिशन में तेजी लानी होगी, और लाए भी हैं। कल मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अचानक कल एक बैठक बुलाई जिसके अंदर रक्षा मंत्री आए, जो पहले से एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ बैठक करके आए थे। उसके अंदर गृह मंत्री अमित शाह थे, उसके अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी थे, और प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में कल के बाद भारत सरकार ने काउंटर ड्रोन पॉलिसी जो पहले से थी उसको और बेहतर कर दिया है। इसके अलावा जम्मू और पंजाब में काउंटर ड्रोन सिस्टम की तैनाती होगी।
यानी सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, ये जितने भी बॉर्डर एरिया है। और आप मान लीजिए जिस तरह से हाल चल रहा है, ये जो गधे बेच बेच के ड्रोन इसने दर्जनों खरीद लिए हैं, ये सिर्फ इस बॉर्डर पे नहीं, दूसरे बॉर्डर पे भी। और अब हम आपको दिखाएंगे ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर भी होंगे। और ये देखिए, ये जो टावर है ना, ये टावर लगाए जाएंगे अब बॉर्डर पे अलग अलग जगह, जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, गुजरात के बॉर्डर, कच्छ वाले एरिया में भी ये लगाए जाएंगे। क्योंकि वो तो पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल से मतलब उसको चला देंगे, उड़ा देंगे। फिर हमारे सैनिक क्या करेंगे? ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, इससे पकड़ लेंगे। ये जो टावर है, ये इतने ऊंचे होंगे, करीबन 45 से 60 मीटर, करीबन, बहुत माफ कीजिएगा, फीट, 45 से 60 फीट, मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना नहीं, 45 से 60 फीट। तो जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर के इस्तेमाल से ऐसा ड्रोन का पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर लगे होते हैं, और ये सस्ते वाले होते हैं। और यही है पाकिस्तान के पास, सस्ता जुगाड़ू सामान। आज लो, कल गिर गया, आधा पहुंचेगा भी नहीं, बीच में ही गिर जाएगा इन्हीं की जमीन पर, पता है इन्हें। लेकिन फिर भी जिसके दम पे कुर्सी पे बैठे हैं इनके नेता, जिसके दम पे इनके आर्मी चीफ बैठे हैं, उसको तो करना है। ये आसमान में उड़ रहे ड्रोन के आसपास के इलाके की रेडियो फ्रीक्वेंसी को पूरी तरह से जाम कर देता है, जिसके बाद आतंकी के ड्रोन को रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती और उसे फिर समझ नहीं आता कि जाए कहां, वो टारगेट से भटक जाता है और वहीं गिर जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल लगे होंगे। ये एक तरीका है कि इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होता है, ये एक तरीके के सेंसर होते हैं जो दूसरे ड्रोन को सिग्नल को पकड़ लेता है। यानी अगर कोई ड्रोन आया, अगर हमारे कैमरा ने नहीं पकड़ा, अगर इस टावर ने नहीं पकड़ा, तो ये सेंसर पकड़ लेगा। साथ ही इंफ्रारेड कैमरा जिसके जरिए हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बॉर्डर पर एक भी इंफिल्ट्रेशन नहीं होने दी, उससे भी आसमान पर पैनी नजर रखी जाएगी अब और ज्यादा, और उड़ रही चीजों का पता लगा लिया जाएगा। जैसे आंखों पे पट्टी बंधी हो लेकिन फिर भी आप बता सकें कि चिड़िया कहां से उड़ रही है, उसी तरीके से ये हाई डेफिनेशन वाले कैमरा होंगे। हाई लेवल रडार से ये लैस होगा। हालांकि रडार आमतौर से ड्रोन को नहीं पकड़ पाते, लेकिन काउंटर ड्रोन सिस्टम में मौजूद रडार 4 किलोमीटर तक माइक्रो ड्रोन का पता लगा सकता है। 360 डिग्री, यानी 360, भैया उल्लू भी 180 देखता है, 160-170 के बीच में, ये 360 वाले हैं। ड्रोन कैचिंग नेट भी लगा होगा जो आसमान में उड़ रहे ड्रोन को अपने जाल में फंसाकर जमीन पर गिरा देगा। ये मैंने कल बताया था, यहां से जैसे गोली निकलती है उसमें गोली के साथ नेट होगा, पकड़ा आपने, जैसे चील पकड़ती है वैसा ये नेट पकड़ लेगा। इसके अलावा जीपीएस से लगे होंगे जिसके जरिए दुश्मन के ड्रोन को गलत जानकारी दी जाती है। यानी वो वहां से आ रहा है, वो जाना चाहता है सीधे हाथ पे, वो अगर आना चाहता है मतलब ऐश्वर्या कपूर की तरफ, तो हमारे पास ऐसा सिस्टम अब आ जाएगा जिसकी तरफ हम उसके इलेक्ट्रॉनिक चिपसेट को एक गलत इंफॉर्मेशन दे पाएंगे कि यहां नहीं है ऐश्वर्या कपूर, यहां है, यहां कुछ होगा नहीं, और खाली जमीन पे गिर जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारी नींद जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक के बाद खाली हुई। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार काफी पहले से ही इस तरह के खतरों से निपटने में लगी है। जैसा मैंने आपको बताया, ड्रोन पॉलिसी पहले भी थी। इसके लिए सरकार ने दिसंबर 2018 में नई ड्रोन पॉलिसी को लागू किया था, जिसके तहत भारत में सभी कंपनियां और नागरिकों के लिए अपने ड्रोन्स के डिजाइन के बारे में सरकार को बताना जरूरी हो गया था। इसके अलावा हर वो ड्रोन जो 250 ग्राम से भारी है और 50 फीट से ऊपर उड़ सकती है, ऐसे ड्रोन्स को डिजिटल स्काई पोर्टल पर रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। साथ ही ड्रोन को उड़ाने से पहले उसके लिए अनुमति लेना जरूरी है। अनुमति लीजिए, नहीं तो आप जेल जा सकते हैं। लेकिन पॉलिसी देश में अंदर बने ड्रोन्स के लिए है, यानी जो भारत में मेड है। इसी साल मार्च में सरकार ने ड्रोन पॉलिसी में बदलाव की बात की थी और भारत के एयर स्पेस को 3 जोन में बांट दिया गया है। ग्रीन जोन यानी हरा जोन, जहां आप DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सारे एयरपोर्ट्स का कंट्रोल इनके पास होता है, जानकारी देकर आप ड्रोन यूज कर सकते हैं। तीसरा पीला जोन यानी येलो जोन, यहां ड्रोन उड़ाने के लिए आपको सुरक्षा एजेंसियों से मंजूरी लेनी होगी। और एक होता है रेड जोन, लाल जोन, यानी हरा, पीला और लाल जोन, जहां ये ड्रोन उड़ाने की आजादी है ही नहीं, कोई परमिशन हो या ना हो, सिर्फ सिक्योरिटी यानी जो हमारी आर्मी, BSF, CISF, पुलिस सिर्फ उड़ा सकती है।
तो ये वो एक ऐसी खबर थी जिसके बारे में आज आपको बताना बहुत जरूरी था। ये ड्रोन हर जगह चीज हो रही है, तो ड्रोन होती क्या है और हम इसको पकड़ेंगे कैसे, और ये जो पाकिस्तान का ये जो बच्चों वाला सपना है, इसको तोड़ने में 15 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। और अब भारत की बात में आगे बढ़ते हैं। धर्म परिवर्तन का ये जो एपिसेंटर बन गया है अब मेवात, धर्म परिवर्तन का हरियाणा का मेवात धर्म परिवर्तन का एपिसेंटर यानी जड़ बन गया है। यह बनता जा रहा है। कहें ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि मन में आया और बोल दिया, भाई आए थे तो कुछ ना कुछ तो बोलना था, बोल गए, ऐसा नहीं। रिपब्लिक भारत के कैमरे पे, आपके चैनल के कैमरे पर मेवात में धर्म परिवर्तन के धंधेबाजों का पर्दाफाश हो चुका है। वो सामने आ चुके हैं। ये जो व्यक्ति है ना, तस्वीर, ये बता रहा है हमारे कैमरे पे कि धर्म परिवर्तन करके मुझे बोला गया जम्मू जाओ, पहले विदेश जाओ, अलग अलग देशों का तो करके जो लालच देके धर्मांतरण होता है वो होता है, उसके बाद भेजा गया कई देशों में, उसके बाद आते ही बोला गया कश्मीर जाओ और जाकर अपने ही सैनिकों पर, अपने ही भाइयों पर, जिनके चलते आप और मैं अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, जिनके चलते आप और मैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ सो पाते हैं, उन पर जाके पत्थर फेंको, उन पर हमला करो। रिपब्लिक भारत के खुलासे से, आपके चैनल के खुलासे से साफ है कि मेवात में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। धर्मांतरण के नाम पर देश में आतंकवाद को फैलाने की साजिश रची जा रही है और हम सब चुप हैं। हम सब धर्म और मजहब के को लेकर लड़ रहे हैं आपस में, जब असली खेल है नेशनल सिक्योरिटी का और ये हमारे दुश्मन समझते हैं। इस मैप के जरिए आप देखिए, हमारी टीम ने, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम, आपको यह समझाने के लिए यह मैप बनाया है। दिल्ली से मेवात की दूरी महज 115 किलोमीटर है, 115, और ये दिखा रही है हमारी टीम। लेकिन मेवात में अपराध, आतंकवाद, लव जिहाद से लेकर धर्मांतरण का खेल काफी समय से चल रहा है। ये आप किसी भी पार्टी के नेता से पूछे, कैमरे पे नहीं बोलेगा। दरअसल हरियाणा का ये जो इलाका है ना, राजस्थान उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। साइबर सिटी गुरुग्राम से इसकी दूरी करीब 70 किलोमीटर है, लेकिन सड़कें इतनी बड़ी हैं, मैं आपको बता रहा हूं, 1 घंटा भी नहीं लगता। यह मेवात विकास से कोसों दूर है अभी भी। इतना बीच में होने के बावजूद क्यों? यह एक समुदाय बहुल्य जिला है और यहां पर हिंदुओं पर अत्याचार और जबरन धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं चल रही हैं। यह समझिए इसकी लोकेशन कहां है और फिर भी ऐसा क्यों है। दरअसल मेवात में 80% मुसलमान रहते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है रहे, जबकि 20% आबादी हिंदुओं की है और यही वो लोग जानते हैं जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकवादियों को शरण देने से लेकर लूटपाट, डकैती, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों के लिए बदनाम है मेवात। लेकिन वहां चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो पहले, चौटाला की सरकार रही हो पहले, या इस समय मनोहर लाल खट्टर की सरकार, क्या किया? आप सवाल पूछिए, क्योंकि बात ये लोग धर्म में फंसा देते हैं। दर्शकों, आखिरकार राजनेताओं को जवाब देना होगा धर्म परिवर्तन से लेके मेवात की स्थिति का, कि क्यों वहां के राजनेताओं ने, क्या मेवात का कोई नेता नहीं है, लेकिन फिर भी वहां के मुख्यमंत्रियों ने क्या किया? कांग्रेस के थे वहां, देवीलाल से लेके कौन कौन नहीं थे, चौटालाज, और अब मनोहर लाल खट्टर। ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां अपराधियों के करीब 100 गैंग सक्रिय हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेवात भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। क्या यह हरियाणा सरकार को मालूम है? मेवात को ही तबलीगी जमात की विचारधारा का जन्म स्थान माना जाता है। 8वीं, 11वीं और 12वीं शताब्दी में इस पूरे इलाके पर इस्लाम का जबरदस्त प्रभाव था। और क्या खराब बात है भाई? कोई खराब बात नहीं है। लेकिन जो लोग इसकी आड़ लेके, मजहब की आड़ लेके, धर्म की आड़ लेके ये जबरन धर्मांतरण गैंग जो करने की कोशिश करता है, इसके खिलाफ सिर्फ रिपब्लिक भारत, आपका चैनल क्यों, ये सरकार क्यों नहीं, लेकिन हमारी मुहिम जारी रहेगी। ये साफ है कि मेवात से धर्मांतरण के तार जुड़े हैं, लेकिन इसके राजदार कहां छिपे हैं, इन सब की तलाश हो रही है। 2018 में मेमचंद से मोहम्मद अनस बने शख्स ने धर्मांतरण गैंग की पोल खोलकर रख दी। मेमचंद ने दावा किया
कि अबू बकर ने उमर गौतम के साथ मिलकर 10,000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया था। और देखिए इस रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सबसे पहले। धर्मांतरण बहाना, मकसद आतंकवाद फैलाना। पक्का मुसलमान बना दिया हमने, इसके हज भी करवा दी, पाकिस्तान भेज के मेरे को आतंकवादी बनवा के हिंदुस्तान पर अटैक करवा दी। धर्मांतरण गैंग का पत्थरबाजी कनेक्शन। कि मैं पत्थरबाजी नहीं करूं, मैं इंडिया वालों के ऊपर क्यों पत्थरबाजी करूं? हाँ। मैं नहीं करूंगा। मैंने कि क्यों होती है पत्थरबाजी? क्योंकि यहाँ अगर कोई आतंकवादी बन जाएगा तो उसके लिए बहुत पैसे भी मिलते हैं। मैंने कि मैं क्यों बनूं आतंकवादी? धर्म परिवर्तन का एपिसेंटर मेवात। एक बार मेरे को पाकिस्तान भेजने की भी इन लोगों ने बोली थी, जिस टाइम लॉकडाउन से थोड़ा दिन पहले। रिपब्लिक भारत पर जबरन धर्मांतरण गैंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण की आड़ में आतंकवाद का खेल खेला जा रहा है। धर्मांतरण के इस पूरे खेल में पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ चुका है। लोगों का ब्रेन वॉश कर पहले उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और फिर आतंकवाद की आग में उन्हें झोंक दिया जाता है। सबसे पहले मेरी ट्रेनिंग तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर ले गए थे मेरे को, जहाँ लड़ाई होती है, पत्थरबाजी होती है। अच्छा। तो मेरे से उन लोगों ने कहा कि आप भी पत्थरबाजी करो। क्यों? मैं नया गया था। मैंने कि मैं पत्थरबाजी नहीं करूँ, मैं इंडिया वालों के ऊपर क्यों पत्थरबाजी करूँ? हाँ। मैं नहीं करूँगा। मैंने कि क्यों होती है पत्थरबाजी? क्योंकि यहाँ अगर कोई आतंकवादी बन जाएगा तो उसके लिए बहुत पैसे भी मिलते हैं। मैंने कि मैं क्यों बनूँ आतंकवादी? धर्मांतरण के मास्टरमाइंड उमर गौतम और अबू बकर ने मेमचंद का 2018 में धर्म परिवर्तन कराकर उसे मुसलमान बनाया और फिर मेमचंद मोहम्मद अनस बन गया। मोहम्मद अनस के नाम से तुरंत सारे सरकारी दस्तावेज तैयार कर दिए गए। 2019 में मेमचंद को हज करने के लिए मक्का मदीना भेजा गया और फिर पाकिस्तान भेजकर आतंकी ट्रेनिंग भी दी गई। अबू बकर ने मेरे से ये कहा था कि जो बाहर के देश होते हैं कि हाँ, अपना तो 1 रुपया इंडिया का, और अरब देश जो जहाँ मक्का मदीना हूँ का 1 रुपया और अपना 20 रुपया, तो वहाँ से हमारे पास वहाँ से पैसे डलते हैं। और एक बार मेरे को पाकिस्तान भेजने की भी इन लोगों ने बोली थी, जिस टाइम लॉकडाउन से थोड़ा दिन पहले। मामले पर बीजेपी ने कहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है और हिंदुस्तान में ये बख्शा नहीं जाएगा, ये सहन नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में भी धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। जबरन धर्मांतरण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल धर्मांतरण की आड़ में पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाने की साजिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की ये नापाक साजिश ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने ये किस तरह से धर्म में बांट कर रखना चाहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को, और इनका असली टारगेट है देश के खिलाफ काम करना। और अब बढ़ते हैं इस खबर से एक और बड़ी खबर की ओर, क्योंकि जुड़े हुए हैं सबके तार। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। अगले आने वाले साल फरवरी के अगले सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा और यह दिलचस्प होता जा रहा है। अब तक मिले संकेतों से साफ है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अकेले सूबे के तमाम सियासी दलों पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन नहीं है। कोविड को लेकर अखिलेश यादव पुरजोर कोशिश कर रहे हैं पलटवार करने की, लेकिन अभी और काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कंपटीशन है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस समय, और वो है अखिलेश यादव। और इसीलिए छोटी बड़ी सभी सियासी पार्टियों ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अब दबाव बनाना शुरू कर दिया है, मोर्चाबंदी तेज कर दी है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चाबंदी तब से और तेज हुई है जब से बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की बातें की थी। कुछ लोगों ने, शायद वो सपना था, वो तो अटकलें थी, लेकिन फिर भी उन अटकलों पे जैसे ही विराम लगा है और ऐलान हो गया है कि वो ही होंगे 2022 में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के चेहरे, बीजेपी के चेहरे, तो मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत सारी जो बातें थी वो तो बंद हो गई। लेकिन ये जो बाकी पार्टियां हैं, यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी भी अब AIMIM पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ ये है असदुद्दीन ओवैसी, दूसरी तरफ राजभर कह रहे हैं 5 सालों में 5 मुख्यमंत्री दूंगा। ओवैसी से लेके राजभर तक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका ना सर है ना पैर।
यानी ओवैसी की पार्टी या गठबंधन से सत्ता में आई तो सीएम या डिप्टी सीएम की कुर्सी पर कोई मुसलमान ही बैठेगा, यह ओवैसी की पार्टी ने ऐलान कर दिया है। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक समुदाय के लोग रहते हैं, एक धर्म के लोग रहते हैं, एक मजहब के लोग रहते हैं? नहीं। क्या देश में कोई भी ऐसा प्रदेश है? तो इसके पीछे का तर्क क्या है, या ये कहा जाए इसके पीछे का कुतर्क क्या है? फिर जो मैंने धर्म परिवर्तन में कहा था, ये लोग असली चीज से ध्यान भटकाना चाहते हैं। हमारा असली चीज है एंटी नेशनल, देश के खिलाफ, जो इस व्यक्ति ने आपको बताया गुजरात वाले ने। और यही ये है, यूपी में अगर आपको किसी को जिताना है या हराना है तो उसके काम पे हराइए। अगर आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने ठीक किया तो उनको, अगर आपको लगता है अखिलेश यादव ने किया तो उनको, और अगर आपको लगता है कि बहन जी मायावती ने किया तो उनको, लेकिन काम पे। जो भारत के संविधान निर्माता, भारत के उन नेताओं ने जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई, क्या यह कभी सोचा था कि आज 2021 में खड़े होके भारत का एक राजनेता यह कहेगा कि मैं जीता तो इस मजहब, इस धर्म का मुख्यमंत्री बनेगा देश के सबसे बड़े राज्य में? इस ऐलान के बाद यूपी में चुनाव बेहद दिलचस्प तो हो जाएगा, लेकिन दिक्कतें भी बढ़ जाएंगी। अलग अलग जगहों से अलग अलग राजनेता अलग अलग तरीके के कुतर्क करने लगेंगे। तमाम और दूसरी विपक्षी पार्टियां भी नींद उड़ाने के लिए कुछ ना कुछ बयान देती रहेंगी। ओवैसी की पार्टी के इस ऐलान पर भागीदारी संकल्प मोर्चा ने भी अपनी मुहर लगा दी है। मैंने कहा था ना, आपका सोहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कितनी सीट जीतेंगे ये नहीं पता है दोस्तों, लेकिन 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे 5 साल में, एक प्रदेश उत्तर प्रदेश, 5 साल 5 मुख्यमंत्री ऐलान। गठबंधन सत्ता में आए, ये कहा है राजभर साहब ने, तो कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर भागीदारी मोर्चा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जिसमें ओवैसी की पार्टी AIMIM भी शामिल है। ये देखिए, नाम, पोजीशन, ये नेता अलग अलग लेते रहते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, चीज सिर्फ एक है। तो आइए अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लॉयर हैं, बैरिस्टर एट लॉ हैं, इंग्लैंड जाके इन्होंने पढ़ाई की है, दिमाग का ऐसा है इनका तेज, मैं आपको बता नहीं सकता। इसके बावजूद इस तरह की टिप्पणी इनकी पार्टी के नेता कर जाते हैं और ये कुछ बोलते नहीं है। ओवैसी की पार्टी ने तो 2 टूक कह दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई मुसलमान होगा। इसके पीछे क्या रीजनिंग है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। मैंने बात की थी, मैंने कहा आप बताइए, कहा देंगे इंटरव्यू जब देना है, अभी तो नहीं देंगे। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इसी के मुताबिक अपनी रणनीति बनाने का ऐलान भी कर दिया है। AIMIM ने कहा है कि अगर किसी वजह से मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर तो कोई मुसलमान ही बैठेगा, यानी डिप्टी सीएम से कम पर कोई समझौता नहीं। मैं कह रहा हूं, क्या समझौता? आपके लिए काबिलियत कुछ नहीं, आपके लिए काम कुछ नहीं, आपके लिए लोगों की जरूरतों पे कौन खरा उतरेगा कोई नहीं, सिर्फ मजहब। और आप फिर कहेंगे, और आपकी पार्टी के लोग कहेंगे राजभर जी कि हम तो नहीं बांट रहे समुदाय को, कोई और पार्टी बांट रही है। आप मुझे बताइए कि 1947 में जो हुआ था, भारत के 2 भाग कर दिए, क्या यही वो सोच नहीं थी मोहम्मद अली जिन्ना की, जो आज इन राजनेताओं की हो गई है? कह रहे हैं देश के सबसे बड़े प्रदेश में, पहले से कह रहे हैं काबिलियत कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या किया उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यह फर्क पड़ता है कि आपका धर्म क्या है, आपके नाम के पीछे आपको किस मजहब से, आपको किस धर्म से देखा जाता है। कल को पंजाब में बोला जाने लगे कि सिर्फ सिख बनेगा कोई और नहीं, हरियाणा में बोला जाने लगे सिर्फ जाट बनेगा कोई और नहीं, हिमाचल में बोला जाने लगे सिर्फ हिमाचली बनेगा कोई और नहीं। ये क्या है? ये हो सकता है क्या भाई? और उसमें भी आपने तो बांट दिया। पार्टी का कहना है कि राज्य के, पार्टी का कहना है, इनकी पार्टी का कहना है कि राज्य के मुसलमानों को उसका हक नहीं मिला। हाँ, आप लड़िए उसके लिए, लेकिन इस तरह की टिप्पणी आप कैसे कर सकते हैं? कैसे? इतने पढ़े लिखे लोग जिनको जनता इतना प्यार देते, हैदराबाद में इनको बहुत माना जाता है लेकिन बाहर नहीं,
वो भी एक असलियत है और उनको ये बात समझनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, चाहे बात धर्मांतरण की हो, चाहे बात इस तरह के राजनेताओं की हो जो आपको और हमको सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध में बांटना चाहते हैं, वो अपना फायदा चाहते हैं, भारत का नहीं। यही बात जम्मू कश्मीर के लिए भी हुई थी कि जब 370 हटाया, या भारत सरकार जो कर रही है ना, वो जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए है, जम्मू कश्मीर के राजनेताओं के लिए नहीं। और इसी तरह हम रोज आते रहेंगे आपके पास, ये भारत की बात है लेके, क्योंकि यहां जो बात होगी ना, वो आपके लिए होगी, भारत की जनता के लिए होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।